हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन आईएएस। आज के इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे कि हमें पता है, हमने पिछले क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि देयर वाज मेनी चैलेंजेस दैट वाज फेस्ड बाय द लीडरशिप एट द बिगिनिंग ईयर्स। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था दैट वाज द इकोनॉमिक चैलेंजेस, और हमने 4-5 ऐसे पॉइंट्स देखे थे जो मेजर चैलेंजेस थी, हमारी जो लीडरशिप थी उनके सामने जो मेजर चैलेंजेस थी। अब जो ये सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो मेन इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया गया था उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। दैट इज द लेक्चर 2 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। देखिए, अब हम लोग को पता है कि वी डिड नॉट अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट सोशलिज्म इन द बिगिनिंग। ठीक है, हमने क्या अडॉप्ट किया था? हमने अडॉप्ट किया था कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। और हमें ये भी पता है कि उसके साथ साथ हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, हमारे सामने ऑप्शंस क्या क्या थी। जो हमारे लीडरशिप थे उनके सामने ऑप्शंस मेनली 3 टाइप के मॉडल हमारे सामने ऑप्शंस थी। एक तो था सोशलिस्ट मॉडल। द सोशलिस्ट आई मीन कुछ लीडर्स कांग्रेस के अंदर थे जो सोशलिस्ट मॉडल से इंस्पायर्ड थे, जिसमें से प्रोमिनेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू ने एडवोकेट किया कि सोशलिस्ट मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए, और इसका रीजन ये भी था कि क्योंकि हमारे देश में बहुत इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए सोशलिस्टिक मॉडल इज द बेस्ट वन और द परफेक्ट वन। और ये जो सोशलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी है, दिस इज वेरी मच लाइक्ड by the people in the third world countries, especially in the countries where there are lots of poor people। तो एक सोशलिस्ट मॉडल था, नेहरू ने एडवोकेट किया था। दूसरा था कैपिटलिस्ट मॉडल व्हिच वाज एडवोकेटेड बाय वल्लभ भाई पटेल। अब आप लोगों को पता होगा कि इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी was a fundamental right at that time। राइट टू प्रॉपर्टी। बाद में इसको इन द ईयर 1978 अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट इसको चेंज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। लेकिन इन द 1950s एंड 60s इन दिस पीरियड राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, राइट? ओके, तो एंड दैट वाज अंडर आर्टिकल 31। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि जो सोशलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी है उसमें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसमें तो जो प्रोडक्शन है या फिर इंडस्ट्रीज है वो होता है सरकार के हाथ में। ठीक है ना? उसके बावजूद तो सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो करने के बावजूद भी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट कैसे बना? दैट बिकेम अ फंडामेंटल राइट। लार्जेस्ट मेन कंट्रीब्यूशन वाज बाय वल्लभ भाई पटेल हु वाज एडवोकेट ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। ओके, और तीसरा था हमारे सामने गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमी, मेनली एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। ना तो वो कैपिटलिस्ट था, ना वो सोशलिस्ट था। ठीक है ना? अब ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, ये 3 कॉन्सेप्ट के कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ओके, ये देखिए, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर दैट वाज प्रेजेंट बिफोर आवर लीडरशिप। कैपिटलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल एंड गांधीयन मॉडल। ठीक है, और ये जो तीनों मॉडल है इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख लेते हैं। जैसे कि कैपिटलिस्ट मॉडल के 3 इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? बिग इंडस्ट्रीज, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड क्लास बेस्ड सोसाइटी। क्योंकि अगर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी होगा तो वहां उसमें क्लास होगा, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर, राइट, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। तो ये 3 क्लास बेस्ड सोसाइटी है। दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, तो दिस हैड बीन given by Patel। Socialist model was given by Nehru। ओके, इन्होंने भी कहा बिग इंडस्ट्रीज के बारे में। वो भी चाहते थे कि बिग इंडस्ट्रीज हो, लेकिन दैट देयर विल बी मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज सरकार के हाथ में होना चाहिए। सोशलिस्ट मॉडल ये कहता है। ठीक है, एंड इट टॉक्स अबाउट क्लास लेस सोसाइटी। इसमें कोई क्लास नहीं होगा, है ना? तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिस्ट मॉडल। और तीसरा जो हमारे सामने था गांधीयन मॉडल, वो गांधी हैड सीन द इविल और द रॉन्ग इन बोथ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट मॉडल। तो ही हैड गिवन हिज ओन आइडिया ऑफ इकोनॉमी। उसके जो मेन 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ये है। नंबर 1, स्मॉल इंडस्ट्रीज।
ही हैड एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री, राइट। लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री होगी उसमें सरकार की इंटरफेरेंस मिनिमम होगा। गांधी वॉज नॉट एट ऑल सपोर्टर ऑफ मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकार की इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स गांधी हैड टॉक्ड अबाउट इक्वल सोसाइटी, इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी, तो ही हैड टॉक्ड अबाउट क्लासलेस सोसाइटी। अब कोई भी दो मॉडल को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है ना, तो कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिसिमिलरिटीज देखने को मिलेगा, राइट। जैसे कि हमेशा क्या होता है कि एक सिमिलरिटी होगा और दो डिसिमिलरिटी होगा किसी भी दो मॉडल को अगर हम कंपेयर करें। लेट्स फॉर एग्जांपल लेट अस कंपेयर कैपिटलिस्ट मॉडल एंड गांधीयन मॉडल। देखिए, नंबर 1 इज अ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है, यहाँ पे बिग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है। एंड नंबर 3 इज ऑल्सो डिफरेंट, इसमें क्लास लेस सोसाइटी के बारे में बात करता है, यहाँ पे क्लास बेस्ड सोसाइटी के बारे में बात करता है। लेकिन जो नंबर 2 है, नंबर 2 जो है दैट इज सेम। गांधीयन एंड कैपिटलिस्ट दोनों ये कहते हैं कि देयर शुड बी मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, राइट। नाउ लेट अस कंपेयर गांधीयन मॉडल विथ सोशलिस्ट मॉडल। इसमें देखिए, ये नंबर 1 जो है वो डिफरेंट है, ये बिग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 जो है वो भी डिफरेंट, यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करते हैं, है ना। लेकिन जो नंबर 3 है ये भी क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात करता है, ये भी क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट सेम है among Gandhian and socialist model. Now let us compare socialist model with capitalist model. इसमें देखिए, नंबर 1 जो है वो सेम है, दोनों बिग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, राइट। लेकिन नंबर 2 और 3 जो है वो डिफरेंट है। नंबर 2 क्या कहते हैं इस पे, मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। नंबर 3 यहाँ पे क्या कहता है, क्लास लेस सोसाइटी, नंबर 3 यहाँ पे कहता है क्लास बेस्ड सोसाइटी। तो किसी भी दो मॉडल को अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो दो डिफरेंसेस मिलेंगी, एक सिमिलरिटीज मिलेगी। और ये तीनों मॉडल हमारे सामने मौजूद था और तीनों जो मॉडल था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो जो अल्टीमेटली जो मॉडल हमने डेवलप किया या फिर जो मॉडल एडॉप्ट किया गया, दैट इज द मिक्सचर और सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज 3 मॉडल। और इसके सिंथेसिस करके जो निकला वही उसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी विथ सोशलिस्ट पैटर्न। विथ सोशलिस्ट पैटर्न, ठीक है ना। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे सामने आया, जो मॉडल हमारे सामने डेवलप हुआ, उसके मेन फीचर्स क्या क्या था। देखिए, नंबर 1, बोथ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को एग्जिस्ट। उस टाइम पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करता था, दोनों मौजूद था, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ना तो वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट था, क्योंकि कैपिटलिस्ट इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज नो स्कोप ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, ओके, ऑल द इंडस्ट्रीज शुड बी इन द हैंड ऑफ should be in the private hand. On the other hand, in a socialist economy, no, there should be no private industries. All the industries should be in the hand of government. लेकिन यहाँ पे क्योंकि coexist कर रहा है दोनों चीज, तो that is a feature of mixed economy. Number 2, presence of cottage industries. Now, cottage industries was given by Gandhi in the Gandhian model. तो cottage industries की बात की गई थी। और उसी के साथ साथ नंबर 3 देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव मूवमेंट भी चालू हुआ था। तो ये दोनों जो चीज है ये गांधीयन मॉडल से आता है, ये दोनों चीज गांधीयन मॉडल से आता है। तो हम क्या देखते हैं कि मिक्स्ड जो इकोनॉमी था, दैट इज कैपिटलिस्ट, मिक्स बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, उसके साथ साथ गांधीयन मॉडल को इंटीग्रेट किया जा रहा है। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या कहना क्या चाहता है एंड हाउ वाज द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाज गिवन थ्रू मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। नंबर 5, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। प्रोटेक्शनिज्म मींस प्रोटेक्शन टुवर्ड्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की सरकार ने पॉलिसी बनाया था, और इसी के वजह से
डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन करना था सरकार को, और इसी वजह से हमारा पॉलिसी ऐसा रहा कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी, एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी हम बन गए। क्लोज्ड इकोनॉमी इन द सेंस, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमारे सामने दो ऑप्शन था जब हमें फॉरेन करेंसी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था। हमारे सामने ऑप्शन था एफडीआई एंड फॉरेन बोरोइंग। ओके, तो वी डिड नॉट एडॉप्ट फॉर एफडीआई, क्योंकि एफडीआई अगर अलाउ किया जाता तो सारे जो फॉरेन इंडस्ट्रीज है वो आकर के यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जो प्रोटेक्शनिज्म का जो पॉलिसी सरकार ने फॉलो किया था, उसमें एफडीआई को हमने अलाउ नहीं किया था, उसके बदले में हमने फॉरेन बोरोइंग हमने अडॉप्ट किया था, राइट। एंड वी बिकेम अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमी ओपन कब हुआ? इन द ईयर 1991 में आकर के जब एलपीजी एरा स्टार्ट होता है, तब जाकर के हम ओपन इकोनॉमी बनते हैं, लेकिन उसके पहले तक हम क्लोज्ड इकोनॉमी बने हुए थे, राइट। नंबर 6, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएसयू बाय द गवर्नमेंट। देखिए बहुत सारे स्टील इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज सरकार एस्टेब्लिश करने लग गए थे। भिलाई, राउरकेला ऐसे जगह पे स्टील इंडस्ट्रीज जो बनने लग गया था, और डिफरेंट जगह पे माइनिंग्स जो बनाया गया था, तो वो भी पीएसयूज के अंदर आता है, वो सरकार खुद से बनाने लग गए थे, राइट। एंड नंबर 7, पुश टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वंस अगेन टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान दिया गया था, और इसका एक दूसरा मकसद भी था। एक मकसद तो यह था कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, दूसरा मकसद यह था कि प्रिजर्व द फॉरेन एक्सचेंज, प्रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज। राइट, बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करके ये करना था, ये था हमारा मेन मकसद। और ये जो सातों फीचर्स है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ सोशलिस्ट पैटर्न जो हमने फॉलो किया था उसके फीचर्स है। नाउ लेट अस इन डिटेल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे देश में अडॉप्ट किया गया था। देखिए क्या था, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोसेस में 3 लेवल पे काम होता है, मेन 3 लेवल पे काम होता है, राइट। सबसे पहले होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज। कोई भी इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी सेक्टर की अगर हम बात कर ले, ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल और जो मशीनरीज किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको एक्यूमुलेट किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। एक्यूमुलेशन के बाद लेवल 2 में आता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और उसके प्रोडक्शन के बाद आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमने सोशलिस्टिक पैटर्न हमने फॉलो किया था, सोशलिज्म क्या कहता है कि हाउ टू क्रिएट इकोनॉमिक इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स। और सोशलिज्म ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तभी हो पाएगा जब वो रिसोर्स सरकार के हाथ में होगी, क्योंकि अगर प्राइवेट हाथ में वो रिसोर्सेस होंगी तो वो कभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। दैट इज वाई सोशलिज्म टॉक्स अबाउट कंप्लीट हैंडिंग ओवर ऑफ ऑल द प्राइवेट ओनरशिप इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारे देश में जो कंडीशन था वो ये था कि सरकार का इतना कैपेबिलिटी नहीं था, खासकर उस टाइम पे, ठीक है। हम अभी कुछ ही साल पहले आजाद हुए थे, हमारे इकोनॉमी काफी पुअर था, ठीक है। सरकार के पास इतना भी कैपेबिलिटीज नहीं था कि वो इतना प्रोड्यूस कर पाए कि वो इस देश की जो 30 करोड़ जनता है, 30 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसको अच्छे से सप्लाई कर पाए, राइट। तो इसीलिए एक जो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी विद सोशलिस्ट पैटर्न, उसमें ये जो लेवल 1 है और लेवल 2 है, दिस 2 लेवल was kept in the hand of both government as well as private ownership, सिर्फ ये 2 लेवल। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, that was kept in the hand of government, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखिए, जो इंडस्ट्रीज थी
जो रॉ मटेरियल्स एक्यूमुलेशन की बात थी वो तो सरकार का भी पीएसयूज था और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी थी, तो ये दो तो सरकार और प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों के हाथ में था। लेकिन जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था वो था सरकार के हाथ में, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फार्मिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल सेक्टर का ही बात कर ले, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ले, बिकॉज एट दैट टाइम एग्रीकल्चर was the most prominent played the most prominent role in our economy. Our economy was based on agricultural economy. तो जो रॉ मटेरियल्स एक्यूमुलेशन वो प्राइवेट हैंड में था, सरकार के हाथ में भी था, राइट। जो प्रोडक्शन था वो मेनली प्राइवेट हैंड में ही था, सरकार के हाथ में बहुत इनफैक्ट कम था, राइट। लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन था, रेशन शॉप वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, राइट, दैट वाज entirely in the hand of government. So it is this model which is called distributive justice, और ये this was the one of the main important objective of this model that we had actually followed. Okay, so this is all about the economic challenges and the economic model that was followed right after independence. In the next lecture we will discuss about the political problem that India had faced right after independence. Thank you.